महाराष्ट्र एक ऐसी खिचड़ी बन चुकी है जिसमें दाल और चावल के अलावा ढेर सारी सब्जियां हैं रंग बिरंगी। और अब महाराष्ट्र इससे ज्यादा, मैं राजदीप सर आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक महाराष्ट्र है जहां पे विश्वजीत कदम जैसा कोई नेता आता है, सांगली मॉडल की बात कर रहे थे, वो जीतते हैं 1.5 लाख वोटों से, 89% वोट उनको मिल जाता है। और वही महाराष्ट्र है जो लोकसभा में सबसे लोएस्ट अंतर वाली सीट 48 वोटों से लोकसभा तय करता है। वही महाराष्ट्र है जो एक कैंडिडेट को इतना वोट देता है कि दूसरे नंबर पे नोटा रहता है। महाराष्ट्र इतना ज्यादा उलझ गया है कि अब जो है दिल्ली से कम समझ पाना तो बड़ा मुश्किल है। आप बताइए कि अभी जो है महाराष्ट्र में अगर महायुति जीती तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा और महाविकास आघाड़ी जीती तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज जब मैंने शरद पवार जी को अभिनव इंटरव्यू किया तो यह सवाल मैंने उनको पूछा कि आपका मुख्यमंत्री के लिए कैंडिडेट कौन बनेगा, और उन्होंने एक बड़ी न्यूज पॉइंट दी। उन्होंने कहा कि जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें आई है, मेरा मानना है उस दल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मैंने कहा लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे को होना चाहिए मुख्यमंत्री। तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे को ही होना है। जिस दल को सबसे ज्यादा महाविकास आघाड़ी में मिलेंगे, अगर हमारे नंबर बने तो उनका मुख्यमंत्री होगा। अब इंटरेस्टिंग बात है, 2004 में जब एनसीपी को सबसे ज्यादा सीटें आई थी, तब विलासराव देशमुख कांग्रेस के बने थे। और अजीत पवार के बारे का दुख यही है कि जब मौका भी था तब शरद पवार ने एनसीपी से अजीत पवार को बनने नहीं दिया। आज शरद पवार साफ कह रहे हैं जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें आएगी उनका मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये महाविकास आघाड़ी की बात हुई। जहां तक महायुति की बात है, एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने सीधी तरह से उनको प्रोजेक्ट किया। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात देख रहा हूं कि जब एकनाथ शिंदे का चेहरा किसी बड़े पोस्टर पे होता है तो वो दूसरे नेताओं से बड़ा होता है, लेकिन जब आप ग्रामीण विदर्भा में जाओगे तो देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर है नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो जहां भाजपा का कैंडिडेट है वहां ज्यादातर आप देखेंगे फडणवीस का फोटोग्राफ। जहां शिवसेना शिंदे जी का कैंडिडेट है तो केवल शिंदे जी का फोटोग्राफ सबसे ज्यादा सबसे बड़ा नजर आता है। और जहां अजीत पवार के कैंडिडेट है वहां अजीत पवार का चेहरा बड़ा नजर आता है। तो वहां जरूर लड़ाई हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बीजेपी को कितनी सीटें आती है। अगर महायुति को क्लियर मेजॉरिटी आती है और बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें आती है तो देवेंद्र फडणवीस अभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मी पुन्हा येईन जो उन्होंने 2019 में कहा था, शायद 2024 में वो सही साबित हो सकता है। लेकिन अगर उनके नंबर वही हाफ पे मार्क पर रहे या जैसे साहिल कह रहे हैं त्रिशंकु हो जाए तो मुझे लगता है शिंदे जी के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि तब शिंदे जी अपना खेल जरूर खेलेंगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि कई ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी स्पॉन्सर करने के लिए, उनको भी एक तरह से अपनी तरफ करने के लिए। आप ये भी जाने कि बीजेपी ने भी ऐसे कितने, साहिल को एग्जैक्ट नंबर मालूम होगा, करीब 17 कैंडिडेट है जो बीजेपी से हैं जो अन्य पार्टियों में गए हैं। और शरद पवार ने भी ये कहा जाता है कुछ एनसीपी के अजीत पवार गुट के कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ उनका संपर्क चल रहा है। तो महाराष्ट्र एक शतरंज के खेल की तरह है जहां सब मोहरे हैं और 2-3 ग्रैंड मास्टर चलाते रहते हैं किस तरफ क्या होगा। तो साहिल ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे समय में कहना कि किसकी जीत होगी बहुत मुश्किल है। हरियाणा के बाद तो और ही मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र आप लोग का कॉन्फिडेंस हिल गया है क्या? आप प्रेडिक्ट करने में हरियाणा के बाद आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है क्या? बिल्कुल हिला हुआ है, बिल्कुल। और मुझे लगता है पत्रकारों ने अभी कभी ये प्रिडिक्ट ही नहीं करना चाहिए, जो हकीकत जो हमें दिखती है वो कहना। जैसे मैं गढ़चिरौली में था, वहीं कई लोगों ने कहा देखिए गढ़चिरौली को भाजपा के नेता मोदी सरकार ने नक्सल मुक्त किया है। कुछ इलाकों में है थोड़े बहुत नक्सली, लेकिन ज्यादातर उतनी घटनाएं नहीं होती अब गढ़चिरौली में। वहीं मुझे एक आदिवासी यूथ लीडर ने कहा कि देखिए यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी है, गार्डियन मिनिस्टर आते नहीं थे और कोई सुविधाएं नहीं है। और ये भी कहा कि जो हमारी जमीन थी वो माइनिंग कंपनीज को दी गई और हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तो आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं जो तकरार करते हैं और ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो कहते हैं नहीं मोदी जी और फडणवीस ने अच्छा काम किया है। तो ऐसी स्थिति में कहना, खास करके क्योंकि इतने कैंडिडेट्स हैं, गढ़चिरौली में भी रेबल कैंडिडेट हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट नहीं दी गई। एक ऐसी जगह है जहां पिताजी अपनी बेटी के सामने लड़ रहे हैं। इस तरह के परिवार भी बढ़ गए हैं महाराष्ट्र में।
तो ऐसी स्थिति में कहना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूं। मैं सुबह अनिल देशमुख को मिला, जो पूर्व गृह मंत्री थे। अब उनके कंस्टिट्यूंसी में अनिल देशमुख नाम के एक और व्यक्ति को टिकट दी गई है, वो भी एनसीपी के सिंबल घड़ी पर। एक किसान है जिसका नाम अनिल देशमुख है, उसको एनसीपी अजीत पवार लड़ा रही है, एक ऐसे कंस्टिट्यूंसी में जहां भाजपा का कैंडिडेट है। लेकिन इसके बावजूद उनके सहयोगी दल एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं ताकि वोटर कंफ्यूज हो जाए। अब आप सोचिए, इस लेवल पर कंफ्यूजन करने की कोशिश हो रही है। ये महामैथ है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये महामैथ है जहां तक चुनाव का। आप सोचिए क्या क्या शातिर दिमाग चल रहे हैं कि आप एनसीपी कैंडिडेट अजीत पवार गुट के कैंडिडेट को घड़ी सिंबल देके अनिल देशमुख का नाम जिसका है उसको अनिल देशमुख के खिलाफ लड़ा रहे हैं। ये यहां तक है। आप उत्तर प्रदेश, यहाँ मुझे लगा आप लोग राजनीति में नंबर 1 है, लगता है आज आपको हम महाराष्ट्र वाले भी पीछे छोड़ रहे हैं। भी हमारा ही है सर, हम भारतीय हैं। देखिए वो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हर राज्य में अलग अलग राजनीति होती है। सब शतरंज के खिलाड़ी है, सब चाणक्य अपने आप को कहते हैं। तो चाणक्य नीति बहुत हो रही है महाराष्ट्र में भी, किसको कैसे गिराया जाए, किस इंडिपेंडेंट को स्पॉन्सर किया जाए, किस रेबल को प्रोत्साहित किया जाए। इस तरह की राजनीति इस समय महाराष्ट्र में हो रही है और ये इंडिपेंडेंट रेबल फैक्टर ही मुझे लगता है आखिर में तय करेगा किसकी बनेगी सरकार। बहुत मतलब महीन राजनीति चल रही है। और आपकी बातचीत से एक बात तो समझ में आ रहा है कि हरियाणा के नतीजों ने जो है ना सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक दलों को हिलाया है, इसमें जो भविष्यवक्ता हैं या राजनीतिक पोल पंडित हैं या पत्रकार हैं वो भी अब बच रहे हैं ये कहने से कि महाराष्ट्र में क्या होगा। वो अभी बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं।